हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सरस्वती कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम को जहां तक कवर किया था, उससे आगे का सेशन को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं अपने काम में लगता हूं और आप अपने काम में लग जाइए। मीन्स मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर जगह, हर ग्रुप में, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो नंबर सिस्टम के बारे में हमने आपको सबसे पहले बताया था, ठीक है भाई। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बताया, और आगे जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी आपको बताना स्टार्ट करता हूं। तो लास्ट मैंने आपको बताया था इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में बताया भाई? इंटीजर्स के बारे में बताया। कहने का मतलब है हमने पूर्णांक की बात की थी, ठीक है। अब पूर्णांक की बात की तो मैंने पूर्णांक के बारे में आपको बताया कि पूर्णांक जो हमारे होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका पॉजिटिव इंटीजर। पहला आपका कौन सा है भाई? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है मेरे भाई। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका निगेटिव इंटीजर। दूसरा आपका क्या है? निगेटिव इंटीजर। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा हमारा और कहां तक जाएगा? ये हमारा जाएगा माइनस का इनफाइनाइट तक। इसके बाद में जो धनात्मक पूर्णांक है ये हमारा 1 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा? ये हमारा इधर चलता चला जाएगा प्लस के इनफाइनाइट तक। यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाला और अनंत तक जाने वाला ये हमारा क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। और ये हमारे जो ऋणात्मक पूर्णांक है ये सब किसमें होंगे? माइनस में होंगे। तो -1 से स्टार्ट होने वाला और माइनस इनफाइनाइट तक जाने वाला जितने भी हमारे जो नंबर्स होंगे इनको हम लोग क्या बोल देंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ये चीज मैंने आपको बताई। और तीसरे प्रकार मैंने आपको इसका इंटीजर का बताया कि तीसरा जो इसका टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं मेरे भाई? शून्य इसको बोलते हैं। जो अब मैंने आपसे बोला था कि इसमें आपको एक सवाल आपके माइंड में क्रिएट हो सकता है, वो क्या है? मैंने आपको बताया कि जीरो की अगर आप बात करेंगे तो जीरो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आया और ना ही निगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आया, बट अगर इसकी बात करें तो जीरो आपका इंटीजर में तो आया। तो आप ये कह सकते हैं कि जीरो आपका ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, लेकिन आपका इंटीजर है, ठीक है भाई। तो अब आपको याद रखना है कि जीरो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव इंटीजर, बट आपका इंटीजर है। इतनी सी बात मैंने आपको बताई थी। तो स्टार्ट आज की क्लास को इसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये चीज मैंने अभी आपको बताई इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स यानी कि 1 से स्टार्ट होगा हमारा ये, और ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। और जो ऋणात्मक पूर्णांक होगा मींस नेगेटिव इंटीजर होगा, ये -1 से स्टार्ट होगा और ये हमारा कहां तक चलता चला जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट तक। अब एक चीज आपको समझनी है, ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मींस ये जो हमारे धनात्मक पूर्णांक का जो समूह है, इस धनात्मक पूर्णांक के समूह को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। किसको? धनात्मक पूर्णांक के समूह को, यानी सेट ऑफ। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई नेचुरल इंटीजर है, सॉरी नेचुरल संख्याएं जो आपकी होती हैं, नेचुरल संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, तो आप बताएंगे कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? कितने अंक होते हैं इसमें? तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और ये कहां तक जाएगा? 9 तक, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं भाई? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर,
सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाएगा आपका? नेचुरल नंबर कहलाएगा। नेचुरल नंबर के अंतर्गत हमारे अंक कहां से कहां तक होते हैं? तो 1 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं, यानी कि 1 से 9 तक के अंक को मिलाकर दुनिया की जितनी भी संख्याएं बनाई जा सकती हैं वो सभी सभी हमारी कैसी होंगी? नेचुरल नंबर होंगी। अब इस जो पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको बताया इसका जो सेट होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर इसी पॉजिटिव इंटीजर के जो समूह में हम लोग जीरो को और इंक्लूड कर दें, किसको इंक्लूड कर दें? जीरो को। अगर जीरो को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया यानी कि अब हमारा ये हो गया 0 1 2 3 और ये कहां तक गया? 9 तक। यानी कि अब हमारे पास कुल मिला के जो डिजिट हैं, यानी जो डिजिट्स की हमारे पास संख्या है कुल कितनी है? ये हमारे पास कुल टोटल डिजिट हो गए 10। ठीक है, यानी कि 0 से 9 तक के अंक हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। इनको हम लोग बोल देंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, अब अगर नेचुरल नंबर्स में हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो 0 को इंक्लूड करने पर ये हमारे बन जाते हैं होल नंबर, जिनको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो अब देखो इस पॉजिटिव इंटीजर का हमने क्या किया है? पॉजिटिव इंटीजर का हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो पॉजिटिव इंटीजर को मैंने बताया कि इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? पहला मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलो पीछे से देखते हैं इसको। ये देखो पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको बताया कि जो हमारे इनका सेट होता है 1 से स्टार्ट होगा और ये 9 तक, इनको हम लोग क्या बोल देंगे? तो इनको हम लोग बोल देंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। और इसी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम लोग फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं, मींस इसमें हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारा ये हो जाता है होल नंबर। क्या हो जाता है? होल नंबर। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक संख्या। और इसको हम लोग बोल देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी? 9 तक। लेकिन आपके जो होल नंबर होंगे, पूर्ण संख्या होगी, वो आपकी 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगी? 9 तक। एक बार एसएससी में इसका क्वेश्चन बना, क्वेश्चन था कि प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या से विभेद करने वाला, मींस अलग करने वाला या तोड़ने वाला एकमात्र अंक कौन सा है? तो प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या से अलग करने वाला एकमात्र अंक कौन सा है भाई? तो देखो ये हमारी संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और ये हमारी संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है। तो प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या से विभेद करने वाला एकमात्र अंक कौन सा बन जाएगा? 0 होगा हमारा। कौन सा होगा भाई? 0 होगा। यानी कि 0 जो है एकमात्र ऐसा अंक है जो प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या से अलग करता है, मींस विभेद करता है। ठीक है भाई। अब पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग अगर फिर से क्लासिफिकेशन करें तो पॉजिटिव इंटीजर को भी हम लोग 2 पार्ट्स में फिर बांट सकते हैं। पहला हमारा होगा प्राइम नंबर्स, दूसरा होगा हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो उसमें मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो अभाज्य संख्या देखो, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है ना तो इसके गुणनखंड 2 से कम होंगे और ना ही 2 से ज्यादा होंगे। केवल और केवल कितने ही गुणनखंड होंगे इसके? 2 ही होंगे। जैसे मैंने कहा भैया स्टार्ट करते हैं, पहले 1 को हमने चेक किया, इसके गुणनखंड किए, तो इस 1 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? तो इस 1 का 1 ही गुणनखंड हो सकता है। तो ये हमारी परिभाषा के अनुसार ये तो नहीं हो सकता अभाज्य संख्या। फिर हमने उसके बाद में 2 को लिया तो 2 के फैक्टर किए तो 2 का फैक्टर 1 तो 1 हो गया और 1 2 हो गया। यानी कि जो इसमें आपके फैक्टर होने हैं, मैंने आपको बताया कि नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। जो 2 फैक्टर्स ये होंगे वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो स्वयं संख्या और एक 1 यानी 1 एंड इटसेल्फ। इसके अलावा कोई दूसरा इसका तीसरा कोई फैक्टर्स नहीं हो सकता। अब इसकी परिभाषा के अनुसार अगर हम 2 को देखें तो 2 के तो 2 फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया और एक वो स्वयं संख्या हो गई।
तो हमारी इस परिभाषा के अनुसार सबसे पहला सबसे पहली जो हमारी अभाज्य संख्या है वो कौन सी हो गई? 2। यानी कि आपने बहुत बार इसको कई किताबों में पढ़ा भी होगा कि सबसे छोटा यानी सबसे पहला या एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो हमारी कौन सी होती है? तो 2 होती है। 2 हमारी एकमात्र अभाज्य संख्या है और अभाज्य होने के साथ साथ ये हमारी पहली सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है मेरे भाई। तो अब इसके अलावा और कौन कौन हो सकता है 2 के बाद? तो 2 के बाद हमने 3 को देखा, तो 3 के कितने गुणनखंड होते हैं? 3 का एक तो 1 होगा और एक स्वयं 3 होगा। ठीक, उसके बाद में 4 को ट्राई किया तो 4 के कितने गुणनखंड हुए? एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गए और एक स्वयं 4 हो गया, यानी कि 4 के 3 फैक्टर हो गए। जबकि प्राइम नंबर में ये कंडीशन है ही नहीं। प्राइम नंबर में क्या कंडीशन है? इसमें सिर्फ ये कंडीशन है कि वो नंबर जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, ना तो 2 से कम होंगे और ना 2 से ज्यादा होंगे। लेकिन इसके तो कितने फैक्टर हो गए? इसके 3 फैक्टर हो गए। तो हमारे हिसाब से ये नहीं हो सकता, यानी कि मेरे हिसाब से नहीं है तो आपके हिसाब से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं? 3 फैक्टर हैं। चलिए, अब जब 4 नहीं है तो 4 के बाद में फिर क्या हो सकता है? 4 के बाद में हम लोग ट्राई करेंगे 5 को। तो 5 को ट्राई किया, 5 के फैक्टर कितने होते हैं? एक तो 1 हो जाएगा और एक स्वयं 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक तो 1 हो गया और क्या हो गया? दूसरा आपका हो गया स्वयं संख्या 5। अब 5 के 2 फैक्टर हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से मेरा जो 5 संख्या जो है ये भी हमारी संख्या कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी। ठीक है भाई। तो अब हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो देखो, पहली हमारी अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद में 3, 5, 7, फिर इसके बाद में 11, 13, 17, 19, इस प्रकार से आगे ये चलती चली जाएंगी। तो ये तो था आपका सिलसिला किसका? अभाज्य संख्या का। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर। किसकी बात करते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन आप समझेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। मींस 2 नहीं, 2 से अधिक, या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, वह संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। कम से कम 3 गुणनखंड है, इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी संख्या के 3 गुणनखंड है तो वो हमारी संख्या कैसी कहलाएगी? कंपोजिट नंबर, मींस भाज्य संख्या कहलाएगी। अब बात आती है कि पहली भाज्य संख्या हमारी कौन सी है? तो पहली भाज्य संख्या देखो, मैंने अभी आपको बताया 1 के कितने गुणनखंड है? 1 ही, यानी कि ये तो नहीं हो सकती। 2 की बात की तो 2 के कितने गुणनखंड है? 2 का 1 और स्वयं 2, ये भी नहीं हो सकती। 3 की बात की तो 3 का भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 1 से कटती है और 3 से कटती है। फिर बात की मैंने 4 की, तो 4 के कितने गुणनखंड होते हैं? एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या होगा? 4। यानी कि एक पहली हमें ऐसी संख्या मिली जिसके 3 गुणनखंड हैं, 1, 2 और 4। वो हमारी संख्या कौन सी है? 4। यानी कि आप ये कह सकते हो कि पहली हमारी जो पहला हमारा जो कंपोजिट नंबर है, मींस पहली हमारी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है? 4 है। ठीक है, यानी कि 4 हमारी पहली भाज्य संख्या है। ठीक, अब 4 हमारी पहली भाज्य संख्या तो हो गई, तो 4 पहली भाज्य संख्या। इसके बाद में फिर कौन आता है? तो 4 के बाद में हम लोग ट्राई करते हैं 5 को। 5 को ट्राई किया तो 5 की गुणनखंड के, तो 5 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? एक तो 1 हो सकता है और स्वयं 5 हो सकता है। इसके अलावा कोई इसके गुणनखंड है नहीं। अब इसके अलावा अगर इसके कोई गुणनखंड नहीं है तो ये हमारी संख्या भी भाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो भाज्य संख्या की हमने बात की, सबसे छोटी और पहली भाज्य संख्या हमारी कौन सी है भाई? 4। उसके बाद में फिर 6, फिर 8, इस प्रकार से हमारी आगे संख्याएं चलती चली जाती हैं। ये था हमारा भाज्य और अभाज्य का। अब अभाज्य संख्या से कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, पहले तो इसकी प्रॉपर्टी समझ लो। जो हमारी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, इनकी प्रॉपर्टी समझो। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो हमारी कितनी है भाई? 2 होती है। तो कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी 2। या आपसे पूछ ले एकमात्र सम अभाज्य संख्या, 2 के अलावा कोई दूसरी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो। अभाज्य तो होगी बहुत सारी, लेकिन 2 के अलावा कोई ऐसी हमारी
वाली संख्या नहीं है जो सम होने के साथ साथ में अभाज्य हो। ठीक है, तो दो एकमात्र हमारी ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, यानी कि इसमें दोनों क्वालिटी पाई जाती है। तो दो से हमारे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला तो आपसे पूछ लेगा कि सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, सबसे पहली सम अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या तब भी आपकी 2। इसके बाद में आपसे पूछा कि एकमात्र अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया 2, यानी 2 हमारी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी हमारी संख्या जो है वो सम नहीं होती है। ठीक है, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। अब इसमें कह रहा है कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, देखो अगली स्लाइड पे इसको देखते हैं। पूरा हमने इसको इस तरीके से सेटअप किया है कि ताकि टाइम हमारा कम से कम लग सके भाई। ठीक है, इन चीजों को हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा काम जो टाइम है वो कम से कम लगे। और इसमें पहला आता है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो है हमारी 15, यानी कि 1 से 50 तक कुल हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने होंगे भाई? 15 होंगे। अगला 50 से 100 तक कितने होंगे? 50 से 100 तक होंगे हमारे 10। 50 से 100 तक कितने होते हैं? प्राइम नंबर्स 10 होते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, भैया आपने इनको अलग अलग करके बताया, तो सीधा ये बताइए ना कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी है? तो भाई यहां से भी देख सकते हो, जब 1 से 50 तक 15 है और 50 से 100 तक 10 है, तो टोटल कितनी होगी? 25। या आप इसको इस तरीके से बोल दो, या सीधा आप ये बोल सकते हो कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है हमारे पास में 25। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो यार वीडियो को लाइक करते रहिए ना, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास फिर पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या है भाई? ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका हम लोगों ने क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन किया। तो इसमें हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और होल नंबर्स के बारे में। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं और 9 तक जाती हैं, और हमारे होल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? ये भी 9 तक जाते हैं। यहाँ हमारे पास टोटल जो डिजिट होते हैं वो डिजिट्स हमारे पास होते हैं कितने? गलत हो गया, यहाँ हमारे पास जो टोटल डिजिट है वो है हमारे पास 10 डिजिट। ठीक है, और यहाँ हमारे पास जो टोटल डिजिट होते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स होते हैं 9। ठीक है भाई, इनके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आपसे कल को पूछ ले कि जो भी आपकी संख्याएं हैं, यानी कि कोई भी आपकी नेचुरल नंबर्स हैं, इन नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? जैसे आपसे बोल दिया कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन धनात्मक पूर्णांकों का सम क्या होगा? सम ऑफ एन फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो जब भी किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, क्या निकालना हो भाई? योग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं n/2 n प्लस का 1। ठीक है भाई, n/2 n प्लस का 1। कोई भी हमें जितने भी प्राकृतिक संख्या पूछिए, जैसे आपसे अगर पूछ लिया कि 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए आप क्या करेंगे? देखो 1 से 15 यानी कि टोटल हमारे पास 1 से 15 टोटल संख्याएं कितनी है? 15, यानी कि n का मान कितना है? 15। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 15/2 और यहाँ पे 15 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा? 15 गुणा 16/2, तो 16, 2 से 16 कट जाएगा हमारा 8 बार, और 15×8 120। इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है भाई, अगला आपसे कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये कह रहा है आपसे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको निकालना है, तो वर्गों के योग के लिए आप सीधा ये करेंगे n/6 n प्लस का 1, n/6 n प्लस का 1
दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस का 1। इस प्रकार से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को आप निकाल सकते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं आपको दे रखी हैं उन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग आपसे पूछा है तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। अगला आपसे पूछेगा कि बताइए कि सम ऑफ क्यूब ऑफ, क्या निकालना है इसमें आपको, क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। जब भी हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रथम n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होता है, ये वाला, ये जो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया n/2 n+1, इस पूरे का होल वर्ग कर देते हैं, यानी कि हमारा n/2 ब्रैकेट में n+1, इस पूरे का हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरे का हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर। यहां से हमें सभी n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अगर ये चीज क्लियर है तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे और देखते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रथम 19 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि प्रथम 19 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया है नेचुरल नंबर्स के बारे में, किसके बारे में बताया भाई, नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया है। अब नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया मैंने आपको, अगर आपसे पूछ लेता कि प्रथम 19 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा तो आप तो इसको निकाल देते, लेकिन इसमें आपसे क्या पूछ लिया गया है, पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछा गया है, बताया किसके बारे में हमने बताया आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई, क्या देखो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1, 2 और कहां तक 19 तक बताया था, लेकिन इसमें हमसे पूछा है 19, ये हमारे नेचुरल नंबर्स का अगर पूछता तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते, लेकिन भाई इसने पूछा है होल नंबर्स के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर से हमारा क्या इंक्लूड हो जाता है, 0 इंक्लूड हो जाता है। तो अब हमारी ये संख्याएं कितनी हो गई ये हमारी संख्या हो गई 20, जबकि हमें संख्या कितनी निकालनी है 19, तो 19 की जगह पे क्या हो जाएगा भाई 18, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 19 की जगह पे हमें करना पड़ेगा 18, यानी 0 से 18 तक के अंकों को आप अगर काउंट करेंगे, गिनेंगे तो हमारी कितनी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी 19 हो जाएंगी। अब आपको इनका सम निकालना है, तो देखो सम अगर इनका निकाल रहे हैं तो किसी भी संख्या का जब उसमें कोई भी और संख्या ऐड करते हैं उसका सम निकालना होता है। जब उसका सम निकालना होगा हमें तो भाई उसमें क्या होगा, उसमें आप अगर 0 को इंक्लूड कर देंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला फर्क, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो उसको ऐड करने से कोई भी हमें इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम जब 0 को छोड़ यानी 0 को इंक्लूड तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वास्तविक में संख्याएं कितनी जुड़ रही हैं, 18 संख्याएं ही जुड़ रही हैं। क्यों, क्योंकि 0 को ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि अब हमारे पास टोटल 18 संख्या जुड़ रही हैं। जब 18 संख्या जुड़ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास n का मान कितना है, n का मान हमारे पास है 18। तो अब हमें ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप बना सकते हैं कि प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा, इनके योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका योग निकाल लो। तो n का मान जब 18 है तो इसको आप लिखेंगे 18/2 और 18 प्लस का 1। ये इसको मैंने कैसे लिखा, अभी मैंने आपको बताया था n/2 n+1, इसकी सहायता से हमने इसको लिख दिया। तो इस 2 को हमने 18 से काटा, कितनी बार कट गया 9 बार, और ये 18 और 1 9 कितना हो गया 19, यानी कि 9 गुणा 19। हमें क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है इकाई का अंक, मींस हमसे यूनिट डिजिट पूछा है। जब हमसे यूनिट डिजिट पूछा है तो हमें अगर इससे बड़ी भी संख्या कोई दे रखी होती तो हमें इसका मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें इसके इकाई का अंक चाहिए। यानी कि 9 का 9 में मल्टीप्लाई किया तो 9 9 जा कितना होता है 81, और 81 में इकाई का अंक क्या होगा हमारे पास 1, यानी कि इसके इकाई का अंक क्या हो सकता है, इसके इकाई का अंक 1 होगा। ना तो आप यहां से चेक कर लेंगे, नहीं तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा है आप कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी कोई संख्या होगी तो आपको नहीं करना, सिर्फ आपको इकाई का अंक ही देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आगे। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछ रहा आपसे। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। मैंने अभी आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में बताया था कि एक जो है न तो वो हमारा भाज्य था, हमने इसका भाज्य और अभाज्य के बारे में बात की, तो न तो हमें एक भाज्य में देखने को मिला और ना ही किसमें मिला, अभाज्य में देखने को मिला। यानी कि इसकी बात ये सही है, ये कह रहा है कि एक न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, यानी कि ये पहला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ये तो सही है। अगले ऑप्शन को देखते हैं, तो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यानी कि मैंने अभी अभी आपको बताया था जीरो आपका ना तो पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आता है, लेकिन आपका जीरो आपका क्या है भाई, तो जीरो आपका इंटीजर है, केवल क्या है, इंटीजर है जीरो आपका, ना क्या आप ये कह सकते हैं जीरो हमारा धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक। तो ये भी ऑप्शन आपका कैसा है भाई, ये भी सही है। अगला ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है रूट एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, रूट एक हमारा कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या का मतलब मैंने आपको बताया था जिसको हम लोग रूट से बाहर ना निकाल सके, मींस जो हमारी संख्या पूर्ण ना हो। अब इसको जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो इसका मान एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ सकता, मींस इसको हम लोग P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। जब हम इसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये हमारी संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला आप देखो, ये तो आपको पता है तय है, जब हमारे 3 ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन सही है, तो एकमात्र गलत ऑप्शन कौन सा बचेगा, जो रह गया वही वाला, लेकिन फिर भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि P और Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगी, ये तो गलत है भाई। P और Q सम है मतलब P इंटू Q, P इंटू Q, इनका जो आंसर आ रहा है वो सम आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये कह रहा है कि जो P और Q है, क्या है भाई, P और Q ये हमेशा सम होंगे, तो ये हमेशा सम हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि P और Q हमारे सम होंगे। जैसे आपने कहा क्यों नहीं हो सकते, मैंने कहा ठीक है, P और Q सम है तो ये P और Q हमेशा सम होंगे। हमने ले लिया Q की जगह पे 3 और Q की जगह पे ले लिया 8, तो ये क्या हो गया, ये तो सम आ गया। लेकिन 3 हमारा कैसा है, सम है क्या, नहीं है सम, 3 सम नहीं है, 8 सम है, तो हमने जब विषम का सम में मल्टीप्लाई कराया तब भी सम आ गया। अगर हम 4 का 4 में मल्टीप्लाई करा देते तो हमारा ये 16 आ जाता, और 16 हमारी कैसी संख्या है, ये भी सम है। मतलब ये बात तय है, ये बात सत्य है कि जब सम का सम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो सम आएगा, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि हमेशा सम का सम में मल्टीप्लाई कराएंगे तभी सम आएगा। विषम का भी तो हमने करा के देखा है, वो विषम का जब सम में मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, तब भी सम आया। तो ये वाला हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन हमारा कंप्लीटली गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि m 1 और 50 के बीच की, यदि m 1 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है और n 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो आपसे कह रहा है कि भाई बताइए मुझे m-1, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है m-n। अब m-n अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि 1 से 50 तक की जो हमारी अभाज्य संख्या होती है, इनमें कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो आपने बताया 15, यानी कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 15। और ये आपको किसका मान दे रखा है, m का। फिर आपसे कह रहा है कि 50 से 100, आपसे क्या कह रहा है कि n 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है, यानी कि n हमें बता रहा है कि n जो है हमारा वो 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि 50 से 100 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 होती हैं, यानी कि n का मान आपका कितना हो गया 10 और m का मान कितना है 15। तो m का मान 15 है और n का मान कितना है 10, यानी कि हमसे पूछा है m माइनस का n, यानी कि 15 माइनस का 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5।
ठीक है, इसका आंसर हो गया 5। यही आपसे पूछा था। एक बार फिर से देख लो। एक बार फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि ये आपसे कह रहा है कि m जो है वो 1 से 50 तक की संख्याओं की संख्या है। कैसी? अभाज्य। तो यहाँ पे 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15। दूसरा आपसे कह रहा है कि n जो है वो 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 होती हैं। तो अब ये n है और ये m है, तो m माइनस n किया, m का मान 15 है और n का मान 10 है। 15 में से 10 को घटाया तो हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? n क्या है आपकी? 3 अंकों की एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर हम आपसे पूछ लें तो आपका आंसर होगा, सबसे छोटी संख्या हमारी 3 अंकों की क्या है? 100। मैंने क्या बोला? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। इसमें आपको क्या दे रखा है? इसमें आपसे बोला है कि ये हमारी अभाज्य संख्या है 3 अंकों की, और मैंने अभी क्या बोला है? मैंने बोला है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो अब 3 अंकों की सबसे छोटी जब ये संख्या है तो इस संख्या को पता करते हैं ये भाज्य है या अभाज्य। तो आपको पता है कि 100 जो है वो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है, किसी ना किसी से विभाजित होता है। तो अब ये बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, तो ये तो हमारा कैसा है? भाज्य, ना कि अभाज्य। तो हमें सबसे पहले उस संख्या को निकालना है जो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी 100 के बाद में कौन सी होती है? 101। अब 101 हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और उसने बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जब आप भाग करेंगे 13 से, किससे भाग करेंगे? 13 से भाग करेंगे। तो 13 से भाग करने पर इसमें शेषफल क्या रहेगा? तो जब 101 को आप 13 से भाग करेंगे तो 13 सत्ते कितने होते हैं? 91। यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर बच गया वो कितना बच गया? 10। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? इसका सटीक आंसर होगा हमारे पास में 10। ठीक है भाई, ये आपसे पूछा था। अगला देखते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये तो हो गया, ये तो सेम क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो इसके गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को, 1 से 100 तक जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है, और वो प्राइम नंबर हमारे कैसे होने चाहिए? ऑड प्राइम नंबर। और मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास में एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब यानी कि इसके अलावा, 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या हमारे पास है ही नहीं। कैसी? अभाज्य। अब अभाज्य कोई भी हमारे पास 2 के अलावा सम अभाज्य संख्या है ही नहीं, 2 एकमात्र हमारी सम अभाज्य संख्या है। तो हमें निकालना है 1 से 100 तक के सभी ऑड प्राइम नंबर्स का सम निकालना है। तो देखो, जब भी हमें किसी भी संख्या का सम निकालना होता है तो उसमें क्या देखना पड़ता है? और इसमें हमसे पूछा भी है कि भाई इसके इकाई का अंक बताओ। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन कर दिया है इसको। क्या पूछा है? इकाई का अंक पूछा है। देखो, अगर हमें किसी भी संख्या में 0 ढूंढना हो तो 0 के लिए क्या कंडीशन बनती है? उस संख्या में कम से कम 2 और 5 के जितने पेयर होंगे, 2 और 5 के जितने भी पेयर होंगे उस संख्या के लास्ट में उतने ही शून्य होंगे। जब हम आप लोगों को आगे शून्यों की संख्या निकालना बताएंगे तब उसमें आप ये चीज बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि शून्यों की संख्या को हम लोग कैसे निकालते हैं। यानी 2 और 5 के जितने भी पेयर बनेंगे उतने ही हमारे पास शून्य होंगे, क्योंकि 2 और 5 से ही हमारा शून्य बनता है। 2 और 5 से ही शून्य बनता है। जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे तब तक शून्य का निर्माण नहीं होगा। ठीक है भाई। अब इसने बोला है कि ऑड प्राइम नंबर्स को देखना है आपको। ऑड प्राइम नंबर्स को देखना है तो आपको किसको छोड़ देना है? आपको छोड़ देना 2 को। यानी कि आपको कहां से स्टार्ट करना है? 3, 5, 7, इसके बाद में 11, 13, इस प्रकार से जाना है। कहां से कहां तक आपको जाना है? 50 तक जाना है। नहीं, 100 तक आपसे पूछा है।
ठीक है, कहां से पूछा आपको? 100 तक पूछा है, जबकि आपको पता है 100 आपका कैसा है, 100 तो आपका भाज्य है, तो ये आपका नहीं हो सकता, यानी कि ये भी आपका छूट जाएगा। अब हमें ये देखना है, हमें इसमें कुछ इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगाना है, सिर्फ हमसे जो पूछा है उससे रिलेटेड जानकारी लेते हैं। कह रहा है इकाई का अंक देखना है। देखो आपको जब 5 से आप किसी भी संख्या को गुणा करेंगे, मान लो वो संख्या हमारी कोई भी है, चाहे हमारी वो संख्या ऑड है या वो हमारी संख्या इवन है, हमें ये भी देखना है कि हमारी संख्या ऑड है या इवन है। तो 5 से जब किसी संख्या को मल्टीप्लाई कराते हैं तो या तो उसके लास्ट में 0 आएगा या उसके लास्ट में 5 ही आएगा। आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करा के देख लो, जैसे 5 का 2 में कराया तो 0, कैसी है सम। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 5 5 दिया 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो सम संख्या क्या आया 0, 5 को 5 से कराया तो विषम संख्या से कराया तो कितना आया 5। मतलब जब भी आप 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में 5 आएगा, और जब भी आप 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके लास्ट में 0 आएगा। अब हमने आपसे बता दिया कि हमारे इस लास्ट में क्या था, दो हमारे इस हमारे प्राइम नंबर्स में एकमात्र ही हमारे सम अभाज्य संख्या थी 2। जब हमने इसको तो निकाल ही दिया, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं गया, तो अब बचा कौन 5। अब 5 को जितने भी प्राइम नंबर्स बचे हैं, यहाँ 3 से 100 तक के बीच में जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स बचे हैं, उनमें अगर हम 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि सब की सब हमारी संख्या कैसी बचेंगे ऑड संख्या बची है। तो जब 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके लास्ट में जो इकाई का अंक होगा वो 5 ही होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया जब 5 को ऑड से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसके लास्ट में 5 आएगा। ठीक है भाई, तो अब इसके लास्ट में 5 आएगा तो इसका इकाई का अंक भी कितना होगा, इसका इकाई का अंक 5। क्योंकि हम लोग किसी भी संख्या को जब गिनते हैं तो पीछे से गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बचपन में गिना, आज भी आप लोग जब गिनते हैं तो ऐसे ही गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से गिनते हैं ना। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक होगा 5। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का मान जिसके लिए x प्लस 2 और x प्लस 4 सभी अभाज्य संख्या हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x का मान जिसके लिए x प्लस 2 और x प्लस 4, देखो x प्लस 2 x प्लस 2 और x प्लस 4, ठीक है। आपको इस प्रकार से रखना है इनको। कह रहा है कि पहली बात तो ये देख लो, x प्लस 2 x प्लस 4, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। देखो यहां भी 2 का है, सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है, तो सभी में 2 का अंतर आ रहा है। और आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें लगातार कोई भी 3 ऐसी संख्या नहीं है जिनमें 2 का अंतर हो, सिवाय 3, 5 और 7 को छोड़कर। इनके अलावा जो भी हमारी सभी संख्या होंगी उनमें अलग अलग अंतर होगा। यानी 3, 5 और 7 का ही एक मात्र ऐसा जोड़ा है जिसमें 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 2 का। यानी 3, 5 और 7 के अलावा कोई भी हमारे ऐसे प्राइम नंबर्स नहीं है जिनमें 2 का अंतर हो। तो अब हम यहाँ से क्या ये चीज कह सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 1 को रखा तो ये 1 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 3, यहाँ तो 2 का अंतर आ गया, लेकिन यहाँ कितना हो गया 5, तो 1, और ये यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस 2, और ये कितना हो गया 1 प्लस का 4। लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं में 1 तो आता नहीं है। जब अभाज्य संख्याओं में 1 आएगा नहीं तो हम 1 को रख भी नहीं सकते, 2 को ट्राई कर सकते हैं। तो 2 को ट्राई करेंगे, 2 को ट्राई करने पर ये हमारी संख्या क्या क्या बन सकती है, जो 2 के डिफरेंस में हो, क्या हो 2 के डिफरेंस में हो। तो देखो आपने अगर यहाँ पे इसको 2 रखा तो ये हमारा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो जाएगा। तो अब ये हमारी संख्या कैसी बन के आ गई, ये हमारी संख्या भाज्य आ गई, मतलब यहां से भी नहीं बना। तो फिर हमें क्या रखना पड़ेगा, अब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी ऐसे 3 मात्र ऐसी संख्या हैं जो प्रॉपर, इनको अगर एक पेयर में रखा जाए तो मात्र इन्हीं के बीच में 2 का डिफरेंस रहता है और किसी के बीच में नहीं रहता है। इनके बीच में डिफरेंस तो 2 का आपको दिख रहा है, लेकिन हमारी संख्या ये अभाज्य नहीं है। ये हमारी संख्या कैसी है, ये हमारी संख्या भाज्य है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x की जगह पे रखना पड़ेगा 3 को। कितना रखेंगे 3, तो x की जगह पे हमने 3 रखा तो यहाँ पे 3 रखा,
3 प्लस का 2, ये कितना हो गया, इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं 5। इसकी जगह पे 3 रखा तो 3 प्लस का 4, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं 7। तो हमारी संख्या क्या क्या हो सकती है, 3, 5 और 7, तीनों की तीनों हमारी अभाज्य संख्या है। डिफरेंस कितने का है, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का है, यानी कि वो हमारी संख्या क्या हो सकती है, 3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई। अब सीधे आप इसको क्या करते, इतना अगर इसमें ना दिमाग लगा के सीधा आप ये कह देते कि भाई हमारी जो संख्याएं हैं x है और x प्लस 2 है और x प्लस 3 है, x प्लस 4 है। तो आपको पता, आपको सिर्फ इसमें प्राइम नंबर्स रखना है। तो अब जो आपको प्राइम नंबर्स के अलावा कुछ रखना ही नहीं है, तो एक रख नहीं सकते, 2 को रखेंगे तो इनके बीच में 2 का डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमारी भाज्य संख्या बन जाएंगी। तो फिर सीधे क्या रखेंगे, सीधे आप 3 को रख दो x की जगह, यानी कि x बराबर आपको कितना रख देना है, 3। जब आपने x बराबर इसमें 3 रखा तो ये हमारा हो गया 3, और यहाँ पे 3 रखा, 3 और 2 5 हो गया। फिर यहाँ पे 3 रखा तो 3 और 4 7 हो गया। तो यार हमारी यहाँ से जो हमारी संख्या बन के आएंगी 3, 5, 7, यानी कि x का मान कितना रखना पड़ेगा हमें, 3। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और भाई देखो, वीडियो अगर आपको पसंद आया सबसे पहले इसको लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें। और ज्यादा से ज्यादा हर जगह जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन सभी जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास में स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, सभी ग्रुप में इसको फैला दो, एक तरीके से आग लगा दो भाई। और अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपका यही काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जब भी वीडियो हमारी पड़ेगी सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगी। थैंक यू, लव यू ऑल। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।